हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर स्टडी पॉइंट। स्वागत है प्यारे बच्चों। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि राजनीतिक विज्ञान का। इसके कल के पेपर के लिए क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का आपका जो बोर्ड का एग्जाम है ये होने वाला है, ठीक है। और इसकी तैयारी के लिए आपको अभी तक टोटल मैंने 6 सैंपल क्वेश्चन पेपर करवा दिए हैं बहुत अच्छे से सॉल्व करके। और मैंने छठे पेपर में आपसे पूछा था कि अगर आपको 7वां पेपर भी चाहिए तो आप सारे बच्चे कमेंट कीजिएगा नीड 7th एसक्यूपी। तो बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर जी 7वां सैंपल पेपर भी हमें करवा दीजिए, ठीक है। तो आपकी डिमांड पे इस वीडियो में हम अपने 7th सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। एंड नो डाउट जो बच्चा इस सेशन को एंड तक देख लेगा, आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो तैयारी है, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। बस क्या करना, जो क्वेश्चन आपको समझाऊंगा अच्छे से ध्यान से समझे एंड आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफी यहां पे इंक्रीज हो जाएगी। आज के सैंपल पेपर का इस वीडियो का सबसे पहला हमारा जो सेक्शन है खंड का, इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये शुरू हो जाता है। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अभी जिन 12 एमसीक्यू की हम बात करेंगे सेक्शन ए के अंदर, आप इन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर मेरे आंसर देने से पहले आप अपने मन ही मन लाइव सेशन में कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और आप गलत होंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी की हुई है, ठीक है। और जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी ना, तो ईमानदारी से आप सभी मुझे बताना कि 12 एमसीक्यू में से आपने कितने का राइट आंसर दिया था, है ना। चलिए आगे बात करेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आज के सैंपल पेपर का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है यहाँ पे। इसमें आपको एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पता चल जाएगा, ठीक है। कौन सा? नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे, ठीक है। तो आप सभी को पता है नेहरू जी की मृत्यु कब हुई, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे 1964 में हुई थी, ठीक है। अब इनकी मृत्यु के पश्चात प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो वही इंदिरा गांधी जो थी वो कब बनी थी? 1967 में बनी थी, है ना। और राजीव गांधी कब बने थे? ये 1984 में बने थे। और इंदिरा गांधी थी 1967। तो आपको लग रहा होगा कि 1964 के बाद में इंदिरा गांधी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। इंदिरा गांधी जी नहीं बल्कि लाल बहादुर शास्त्री जी ये बने थे प्रधानमंत्री 1964 के बाद। और कब तक रहे थे ये? 1966 तक, ठीक है। इतने तक रहे थे। उसके बाद में जब ताशकंद समझौता होता है, कौन सा? ताशकंद समझौता, तो उसी दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि एक रहस्यमय मौत थी, ठीक है। तो आपको सारी बातें समझ में आ गई ना, हर एक व्यक्ति के बारे में क्या क्या याद रखना है। हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ नेहरू इन 1964? लाल बहादुर जी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है। इसमें देखिए आपके एक दो क्वेश्चन और भी कंप्लीट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में यह मान लिया गया कि आजादी के बाद राज्यों का जो पुनर्गठन है ये भाषा के आधार पर होगा, यह कब हुआ? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलग से एमसीक्यू में कि आजादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा, ये किस अधिवेशन के तहत तय हुआ था? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के तहत। अभी हुआ कब था? तो ये हुआ था भैया 1920 में, ठीक है। चलिए आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा, इसी चैप्टर से है। क्वेश्चन ये है कि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, ठीक है, राज्य पुनर्गठन, ठीक है, अधिनियम, ओके, अधिनियम। देखिए मैं अधिनियम की बात कर रहा हूं, आयोग की नहीं। तो ये जो अधिनियम था ये बेसिकली कब आया था? ओके, ये अधिनियम कब आया था ये आपको कमेंट में बताना। जिसका सही होगा उसे मैं हार्ट दे दूंगा और पिन भी कर। चलिए इसी तरीके से इंग्लिश में आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड। क्वेश्चन में पूछा गया कि 1967 के चुनावों में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन थी, ठीक है। तो देखिए जनता पार्टी जो थी इसने 1977 में सरकार बनाई थी जब आपातकाल आया था। सीपीआई का ज्यादा मैटर है नहीं यहाँ पे। तो जो स्वतंत्र पार्टी थी ये थी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट पार्टी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है भैया, इसमें तो आपको बहुत सारी बातें एक बार में पता चल जाएगी। जैसे कि पहला यहाँ पे क्या दिया गया है? पहला दिया गया है कि सार्क यानी कि दक्षेस, इसके बारे में आपको कथन पे विचार करना। सबसे पहली बात आपको ये पता चलेगी सार्क की स्थापना हुई थी भैया 8 दिसंबर 1985 को। बिल्कुल सही बात है। सार्क का मुख्यालय है बच्चों नेपाल के काठमांडू में, बिल्कुल ठीक है। जब सार्क की स्थापना हुई
तो इसमें मात्र 7 देश ही शामिल थे, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका ये शामिल। उसके बाद अफगानिस्तान को इस सार्क में 2007 में शामिल कर लिया गया। तो ये जो 5 बातें सार्क के बारे में हमें बताई गई, ये सारी की सारी बिल्कुल सही बात है ना? तो हम क्या बोल देंगे सर, डी वाला जो हमारा ऑप्शन है ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभिकथन हमें कहता है 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों में जो मूल निवासी थे, इनके नेताओं के बीच में संपर्क बढ़ गया। यानी कि 1970 के दशक में मूल निवासियों के नेताओं के बीच में संपर्क बढ़ा, इनके साझे अनुभव और सरोकारों की शक्ल मिली। कारण ये था कि 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल यानी कि मूल निवासियों के लिए एक काउंसिल का गठन किया गया, जिसकी वजह से ये नेता आपस में मिले, इनका सरोकार हुआ, ठीक है, अनुभव साझा किए और अपनी संस्कृति को अच्छा बनाया। तो दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, मतलब कि अभिकथन ए कारणार्थ दोनों सही हैं और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है, ये सही हो। ठीक है बच्चों, देखिए मेरी वॉइस में थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो है ना मैं थोड़ा बाहर गया था कहीं, तो मेरे को ना ठंडी लग गई हल्की सी, है ना, तो जुकाम जैसा हो रखा है। तो बट आप ना बस अच्छे से समझते चलिए। ओके, तो अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं, इसीलिए देखिए मैं बिल्कुल धीरे बोल रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ अच्छे से सुनाई। अब क्वेश्चन 6 देखिए क्या है। चाइना के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ये किस समय के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 4 तरह के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे थे? एक तो कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो आपसे एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है जो कि चाउ एन लाई जी के द्वारा किन क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे गए? ठीक है ना, ऑप्शन दे देगा तो आप याद रखना, कृषि, सेना, उद्योग और विज्ञान। तो ये कब हुआ था भाई? ये 1973 में हुआ था। 78 में क्या हुआ था? 78 में चाइना ने ओपन डोर जो पॉलिसी थी, कौन सी? ओपन डोर पॉलिसी, ये अपनाई। ओके, और 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जब बांग्लादेश एक नया देश बना था। और 79 का कोई मतलब नहीं है हमारे चैप्टर। अब यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, तो ऑप्शन ए राइट में जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7, ये मैंने आपको मिड टर्म में भी करवाया था, काफी अच्छा प्रश्न है। वह कौन सा देश है जो कि 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन या फिर आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन का इंग्लिश में नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, इसका सदस्य बना? भैया भारत और रूस, इसका कोई मैटर नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, ये जापान और दक्षिण कोरिया, ये जो आपके दो नए टॉपिक हैं, ठीक है ना, समकालीन दक्षिण एशिया वाला, उससे लिया गया है। तो इन दोनों में से कोई एक है। हालांकि दक्षिण कोरिया भी शामिल हुआ, लेकिन 1964 में नहीं। तो शामिल कौन हुआ था 1964 में? ये हुआ था भैया जापान। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन के अंदर आपके 2 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। क्या दिया गया है? 1989 में जब केंद्र में गठबंधन की सरकारें बनी, ठीक है, कांग्रेस प्रणाली खत्म हो चुकी थी, तो आखिर इसके क्या कारण थे? ठीक है, कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो सबसे पहली बात तो ये थी कि 1989 में गठबंधन की सरकार बनने की किसी भी दल को ना स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, क्योंकि देखो कांग्रेस पार्टी जो थी वो हार चुकी थी चुनाव। अब बाकी किसी भी दल को, उसके अलावा जितने भी दल थे, किसी को भी स्पष्ट बहुमत मिला नहीं। ठीक है, कांग्रेस के दल में चमत्कारिक नेताओं की कमी हो गई। कांग्रेसी जो दल थे उसमें चमत्कारिक नेताओं जैसे कि क्या बोलते हैं, वो जो नेता थे, ठीक है ना, आपने देखा था कि 1967 के जो चुनाव थे उन्हें हमने भूकंप की संज्ञा दी थी, क्योंकि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे वो चुनाव हार गए थे। तो उन नेताओं की अब इसमें कमी होने लगी थी। साथ ही क्षेत्रीय दल जो थे ये बेसिकली अस्तित्व में आ रहे थे, उनका प्रभाव बढ़ रहा था। तो इन्हीं सभी की वजह से 1989 में गठबंधन की सरकारें बनाई। ठीक है, तो क्या बोलेंगे सर जी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा डी वाला है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरीके से इंग्लिश में आपका यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ओके, चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें मिलान करना है, तो मिलान को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए पहला मिलान में क्या दिया गया है। अच्छा एक सेकेंड, आपको ना इसमें जो पहले आसान लगता है आप उसको देखिए। ठीक है, तो आपके लिए आसान क्या होगा? आपके लिए दलाई लामा जी का ये आसान हो जाएगा। क्या? दलाई लामा जो है ये तिब्बत के धार्मिक नेता थे जो कि सीमा पार करके भारत चले आए। ठीक है, तो हमें मिल गया भैया यहाँ पे चौथे का हमारा ए। ठीक,
फिर पंचशील आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पंचशील क्या है? ये सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत, ठीक है। तो दूसरे का यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। और बांडुंग सम्मेलन क्या था? तो बांडुंग सम्मेलन की ही वजह से जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था ये बना था, ठीक है। इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। तो मतलब कि तीसरे का हमारा क्या हो जाएगा? तीसरे का हो जाएगा हमारा डी। ओके। अब 1950 से 64 के दौरान, यानी कि संविधान के लागू होने के बाद और नेहरू जी की मृत्यु से पहले भारत की विदेश नीति का लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य ये था कि भारत अपने क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, रक्षा और आर्थिक विकास करना चाहता। मतलब कि यहाँ पे हमारा जो पहला है, ठीक है, पहला का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? पहले का बी। चलिए देखते हैं जिसमें फोर्थ का ए दिया गया हो, ये रहा सी दिया गया है, ठीक है। पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, इस तरीके से आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहीं पे आप इंग्लिश में देख लीजिएगा, आपका यहाँ पे पहले का जो है ये बी राइट हो जाएगा, दूसरे का आपका सी राइट हो जाएगा, तीसरे का आपका डी राइट हो जाएगा और चौथे का आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। क्वेश्चन ये है कि विश्व का सबसे पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में 1980 के दशक में चलाया गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया की जो फ्रैंकलिन नदी थी इस पे चलाया गया, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन का भी सारे बच्चे मुझे आंसर करेंगे कमेंट में। क्वेश्चन ये है कि फिलीपींस की आपको उस कंपनी का नाम बताना है, ठीक है। फिलीपींस की उस कंपनी का नाम बताना है जिसके खिलाफ एक आंदोलन चला था, खनिज आंदोलन। कौन सा? खनिज आंदोलन। तो आपके लिए आज का ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। आप उस कंपनी का नाम बताना, क्या नाम? इंग्लिश में देख लेंगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो ए वाला है, ऑन द फ्रैंकलिन रिवर इन ऑस्ट्रेलिया, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इस अनुच्छेद के तहत 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल बेसिकली जब घोषित किया गया तो उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? बहुत से बच्चों को डाउट होता है। तो राष्ट्रपति उस समय थे बच्चों फखरुद्दीन अली अहमद जी। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। और कौन सा अनुच्छेद है भाई? तो अनुच्छेद है 352, 352 अनुच्छेद के साथ, ठीक है, जिसमें एक शब्द था आंतरिक अशांति, फिर बाद में इसको जोड़ा गया था सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं भारतीय विभाजन के बारे में, हमें गलत कथन का चयन। तो सबसे पहला मुस्लिम लीग की बात आती है। तो मुस्लिम लीग के द्वारा द्विराष्ट्रीय सिद्धांत दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि जो भारत है ये दो कौमों का देश है, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान, और इन्होंने मुसलमान के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की। बिल्कुल ठीक है। आजादी के समय नेहरू जी ने एक भाषण दिया था जिसे ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं भाग्य वधु से चिर प्रतिरक्षित भेंट, ठीक है, ये बोला जाता है। विभाजन का आधार क्या रखा गया था? धार्मिक बहुसंख्यक। इसी वजह से जब भारत विभाजित हुआ तो दो पाकिस्तान बनाए गए थे, एक तो वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा था राज्य पुनर्गठन अधिनियम का, वो आप यहीं पे देख लीजिए। अधिनियम जो है वो 1953 में नहीं, अधिनियम 1956 में आया था। और 1953 में क्या हुआ था? तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, ठीक है। आयोग बना था 1953 में, जबकि अधिनियम 1956 में आया, ठीक है। तो देखो बहुत सारी बातें मैंने आपको एक ही जगह पे बता दी, तो आप इस नॉलेज को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे इंग्लिश में आप सारी बातों को देख सकते हैं। तो स्टेट्स जो रिकॉग्निशन एक्ट था, एक्ट तो आया भैया 1956, ठीक है, लेकिन ये जो कमीशन था ये बना था 1953। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लेके आया हूं आपके लिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया। सबसे पहले आंतरिक विस्थापित जन कौन है? तो आंतरिक विस्थापित जन कौन थे? जिन्हें कश्मीर से निकाल के फेंका गया था, पंडित, कश्मीरी पंडित थे। उसके बाद शरणार्थी कौन होते हैं? तो शरणार्थी बेसिकली यहाँ पे है दलाई लामा, ठीक है। कब मांगी थी शरण? 1959 में, जिसके बाद 1962 में युद्ध हो गया था भारत चाइना। गैर परंपरागत सुरक्षा के अंतर्गत क्या आता है यहाँ पे? तो इसके अंतर्गत आता है मानव सुरक्षा और विश्व सुरक्षा, और परंपरागत के अंदर सैन्य शक्ति के संदर्भ में बाहरी वाहन। तो यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इंग्लिश में देख लेंगे आपका, तो इंटर डिस्प्ले पीपल ये हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये वाला है सी। और नॉन ट्रेडिशनल के संबंध में डी हो जाएगा, इसके बारे में ये और ये। एक बार मैं दोबारा चेक कर लूँ सही है ना।
दूसरे का हमारा था डी, तीसरे का था हमारा एक सेकेंड, तीसरे का सी नहीं, तीसरे का बी होना चाहिए। हाँ, सी वाला नहीं होगा भाई। पहले का हमारा क्या है, एक सेकेंड दोबारा मिलाते हैं। पहले का हमारा सी है और दूसरे का हमारा डी है, तीसरे का हमारा बेसिकली बी है और चौथे का हमारा ए है। तो पहले का सी इसमें इसमें है, दूसरे का डी इसमें है, तीसरे, हाँ, पहला वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था यहाँ पे। ठीक है, तो वेल चलिए अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चे मुझे कमेंट में बताना कि इन 12 एमसीक्यू में से आपको कितना मजा आया, कितना समझ में आया और कितने सही आंसर आपने दिए। अब बात करते हैं खंड नंबर बी की। सेक्शन बी है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। चलिए शुरुआत करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, इसके अंदर से आपका एक 6 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन पूरे। बड़े ध्यान से देखिएगा, दिया गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना का वर्णन। तो 2 नंबर में आया है, बस आपको 2 बातें लिख। सबसे पहली, प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय 1951 से 56 तक था। इसका जो खाका था, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है किसने तैयार किया था, तो एक युवा अर्थशास्त्री थे के एन राज। इन्होंने बताया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य जो है वो कुछ इस तरीके से रहना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया था, इसमें यह कहा गया था कि शुरुआती सालों में ना जो विकास होगी उसे हम थोड़ा गति उसकी धीमी रखें। ठीक है, और इसके तहत कृषि के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। और जो दूसरी वाली सेकंड पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 61 वाली, उसमें जो उद्योग थे, ठीक है, उद्योगों के विकास पे बल दिया गया। ठीक, बजट जो था ये मैंने विकिपीडिया से निकाला, लगभग 2300 करोड़ था। इसमें सिंचाई व्यवस्था करने के लिए भाखड़ा नांगल बांध जैसे जो थे इनका निर्माण किया। ठीक है, 2 नंबर में केवल 2 से 3 पॉइंट और 4 नंबर में ये सारी बात। अथवा इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कुछ भूमि सुधार कानून भी लागू किए गए थे। अब वो भूमि सुधार कानून क्या क्या थे, तो 3 प्रकार के भूमि सुधार कानून। ठीक है, कौन कौन से सर जी? सबसे पहला तो ये था कि खेतों की जमींदारी प्रथा की समाप्ति। अंग्रेजों ने पिछले 150-200 सालों से जो प्रथाएं बना रखी, ठीक है, जमींदारी प्रथा, उसको यहाँ पे खत्म किया गया। दूसरा चकबंदी, ऐसे किसान जिनकी भूमि तो अधिक थी लेकिन वो दूर दूर थी, उसको एक जगह भूमि दे दी। यानी कि मान लेते इस गांव में ये किसान है, ठीक है, इस किसान के पास में यहाँ पे भी जमीन है, यहाँ पे भी जमीन है, कुछ जमीन यहाँ पे, कुछ जमीन यहाँ पे और कुछ यहाँ पे, तो ये दूर दूर है। अब इसको ना यहाँ पे खेती करना बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो सरकार ने चकबंदी के तहत क्या, उसका इतना हिस्सा खेत का और ये इतना, इस हिस्से को मिला के एक ही जगह पे इतना बड़ा हिस्सा दे दिया, चकबंदी कर दी, तो इसे पूरा हिस्सा मिल गया। अब वो खेती आराम से कर सकता था, तो इसी को चकबंदी बोला गया। फिर कानून बनाए गए, कोई भी व्यक्ति कितनी भूमि रख सकता है इसके संबंध में कानून बनाया गया। हालांकि लोगों ने कानून का तोड़ खोज निकाल लिया था। जैसे वो नीलामी से बचने के लिए जो राजा थे ना बंगाल के, वो क्या करते थे, लोग क्या करते थे, जमींदार क्या करते थे, तो वही सेम चीज यहाँ पे भी हुई थी। ठीक है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देखें, डिस्क्राइब द 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, ब्लूप्रिंट कितने तैयार किया था, मेन टारगेट क्या था, ये सभी चीजें समझ लीजिए। और लैंड रिफॉर्म्स क्या हुए थे इस दौरान, वो हमें बताने हैं। तो ये टोटल 3 हुए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है वैश्वीकरण किसे कहते हैं, इसके 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो वैश्वीकरण भाई सिंपल सा है, विभिन्न देशों के बीच में, ठीक है, 2 या फिर 2 से अधिक देशों के बीच में विचारों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, संसाधनों और पूंजी का जो प्रवाह है, आना जाना, लेन देन, इसी को बोलते हैं वैश्वीकरण। अब इसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है, सबसे पहले तो इंटरनेशनल लेवल पे देशों का सहयोग बढ़े, देशों के बीच में आर्थिक समानता आएगी, जो विकासशील देश है वो भी अपना विकास कर पाएंगे, एक विश्व बंधुत्व की भावना बढ़ेगी और शांतिपूर्ण जो व्यवस्था है वो चलती रहेगी। ये बहुत सारे उद्देश्य थे वैश्वीकरण। ठीक है, व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन एंड राइट इज टू मैन ऑब्जेक्ट्स। तो क्या है इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पे आगे आता है, तो परमाणु नीति के आपको कोई 4 सिद्धांत बताए। ये आपका एक 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, भारत की परमाणु नीति के 4 सिद्धांत बताए। तो सबसे पहला तो सिद्धांत ये है भाई कि भारत ने ये जो अपनी परमाणु नीति बनाई है, आपको पता है भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था और दूसरा 1998 में किया था, है ना, और 98 वाला ये कंप्लीट हुआ था। 74 वाले किसकी अध्यक्षता में हुआ था भाई, 74 वाला जो है
क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी जी, ठीक है, आईजी बोल सकते हैं। तो ये जो परमाणु परीक्षण हुए, हम संपन्न हुए, इसका सबसे मेन टारगेट हमारा, मेन सिद्धांत यही है कि हम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति का उपयोग, ठीक है, हम सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग करेंगे। जब आवश्यकता होगी तभी परमाणु हथियारों का निर्माण किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। हमारे पास परमाणु जो हथियार हैं, हम उनका प्रयोग पहले कभी नहीं करेंगे, प्रयोग पहले नहीं करेंगे। अर्थात हम किसी देश पे अगर आक्रमण कर भी रहे हैं तो परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसने हमारे ऊपर परमाणु हथियार का उपयोग किया तो अगले ही दिन उस देश का सूरज अस्त हो जाएगा। आज मुझे एक अटल जी का एक डायलॉग याद आ गया। उनका एक डायलॉग क्या, उनका एक वचन था, जब बेसिकली क्या बोलते हैं, अ, आक्रमण हुआ था कौन सा, 1999 का कारगिल युद्ध जो हुआ था ना अटल जी के समय पे, आई थिंक मेरे हिसाब से शायद अटल जी के समय ही हुआ था, है ना। तो उस समय अटल जी ने एक वाक्य कहा था, वो ये था, क्या नाम है, वो कारगिल युद्ध के दौरान मतलब वो उधर की जो सेना थी वो आक्रमण करने ही वाली थी, तो हमारे विदेश मंत्री गए उनके पास, मैंने पढ़ा था ये, विदेश मंत्री जी जाते हैं और भी रक्षा विभाग के मंत्री जाते हैं, लोग जाते हैं। तो अटल जी कहते हैं अगर उन्होंने हम पे हमला किया तो उनका अब अगले दिन उनकी सूरज अस्त हो जाएगा। यानी कि अगर उन्होंने हम पे हमला किया तो हम छोड़ेंगे उसे भी नहीं, अगले दिन पूरे के पूरे पाकिस्तान का हम बेड़ा गर्क कर देंगे, सूरज अस्त कर देंगे। ये डायलॉग था उनका और फिर ऐसा हुआ भी। ये कारगिल युद्ध हुआ। हथियारों का प्रयोग करने की जो शक्ति है वो राजनीतिक सत्ता में होगी, यानी कि राजनीतिक जो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे। जैसे कि हमारे विदेश मंत्री, हालांकि उनका ज्यादा रोल नहीं है, हमारे रक्षा मंत्री ये ज्यादा मेहनत करते हैं, ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये कहना कि हाँ, भारत की परमाणु नीति के सिद्धांत भारत के लिए, अन्य देशों के लिए बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका, इंग्लिश में आ जाएगा आपका, राइट एंड फोर मैन प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। तो आपके ये 4 प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पे पढ़ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है। ये मैंने आपको पहले भी करवा दिया है, दोबारा करवाता हूँ। कांग्रेस पार्टी जो थी, इसकी प्रकृति जो है वो एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन है। अर्थात भारत की जो कांग्रेस पार्टी रही, इसमें सामाजिक और विचार जो है वो कई सारे हैं। कैसे कह सकते हैं आप, हम इस प्रकार से कह सकते हैं। सबसे पहले समाज की बात करते हैं कि कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन कैसे है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर किसान नेता, बड़े बड़े उद्योगपति नेता, शहर के बड़े बड़े अमीर आदमी, गांव के आदमी, मजदूर संघ के नेता, मालिक, मध्य, निम्न, उच्च वर्ग, हर एक जाति के लोग आपको इसमें मिलेंगे। तो इसीलिए कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन है। कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन है। कैसे, कांग्रेस के अंदर गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, समाजवाद और पूंजीवाद इसको मानने वाले लोग शामिल थे। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एक विचारधारात्मक गठबंधन था, ठीक है। अब इसी को इंग्लिश में देख लेंगे आप। तो इंग्लिश में पहले तो ये बेसिकली, ओके, हाँ, पहले ये सोशली कैसे है, उसके बाद फिर ये आइडियोलॉजिकल अलायंस कैसे है, ये बात, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। ये भी आपका हो सकता है कि 4 नंबर में आ जाए, काफी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व आधार पे ये जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है यूएनओ, आखिर इसकी हमें आवश्यकता क्यों है। तो जब 24 अक्टूबर 1950 में, ठीक है, 24 अक्टूबर 1950 को, नहीं 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 45, ठीक है, 1945 को जब यूएनओ का गठन हुआ, तब इसका मेन टारगेट क्या था, मेन टारगेट ये था कि ये जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, आगे चल के ऐसा वर्ल्ड वॉर ना हो, इसीलिए इस यूएनओ का स्थापना हुई थी लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में। तो क्या इसके मेन टारगेट होने चाहिए, उद्देश्य होने चाहिए, क्यों आवश्यकता है हमें इसकी, आवश्यकता इसके लिए है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो भी विवाद होते हैं, इन सभी को शांतिपूर्ण सुलझाने के लिए, विश्व में कोई युद्ध ना हो ऐसी स्थिति को बनाए रखने के लिए, युद्ध अगर होता भी है कुछ संभावना है तो उसको खत्म करने के लिए, विश्व के जो देश हैं वो अपना आर्थिक विकास कर सके, उनकी सहायता के लिए, वैश्विक तापवृद्धि यानी कि पर्यावरणीय समस्याओं से वैश्विक लेवल पे और पर्यावरणीय संबंध में कुछ बड़ी बड़ी महामारियां होती है, इनसे निपटने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, देशों में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। आपने देखा था कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति जो थी उसको खत्म करवाने में, ठीक है, और जो डच थे, पुर्तगाल ने जिन्हें उपनिवेश बना रखा था उनको हटाने में, ठीक है, उनको आजाद कराने में यूएनओ की बहुत ज्यादा मदद मिली थी। तो ये कुछ बातें थी, ठीक है। तो आई होप ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं कि व्हाई इज देयर अ नीड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन अ ग्लोबल बेसिस।
तो इसलिए हमें चाहिए। अब क्यों चाहिए, पढ़ लीजिए। यूरोपीय संघ के झंडे की विशेषताएं बताइए। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या क्या है। सबसे पहले तो यूरोपीय संघ का जो झंडा है, ठीक है ना, वो पहले तो इस तरीके का है। उसमें फिर एक ये सर्कल है और इस सर्कल के अंदर कुछ इस तरीके के टोटल 12 स्टार। तो यूरोपीय संघ का झंडा सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप को दर्शाता है। यानी कि जो मैंने सर्कल बनाया अभी इसमें, ये इन देशों के लोगों की एकता और मेल मिलाप को दर्शाता है। इसमें ये जो मैंने 12 स्टार आपको बताए, ये बहुत ही वहां के लिए एक संख्या है, ऐसी संख्या जो कि पारंपरिक पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक मानी जाती है इसलिए। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में आ जाएगा कि राइट द फीचर ऑफ द फ्लैग ऑफ यूनियन, यूरोपियन यूनियन, इसके बारे में। ठीक है। ओके। तो आई होप आप सभी को ये जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने समझाए वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह से आज की इस वीडियो का सैंपल पेपर का जो सेक्शन बी था वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने 2-2 नंबर के क्वेश्चन किए। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये 2 नंबर के जो क्वेश्चन है इसमें से हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स में भी पूछ लिए जाए। तो आंसर भी मैंने आपको 2 नंबर 4 नंबर के हिसाब से अलग अलग करके बताया है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके। तो यहाँ पे आ गया है अब हमारा अगला सेक्शन, सेक्शन नंबर सी, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी कि 4 नंबर के टोटल 5 और एक अथवा मिला देंगे तो टोटल 6 क्वेश्चन। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिए। ओके। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इसका नॉर्मल और अथवा वाले क्वेश्चन ये दोनों ही आपके आपातकाल वाले चैप्टर। ठीक है। 19 क्वेश्चन क्या कहता है, इंदिरा गांधी जी के द्वारा जून 1975 में ये जो आपातकाल लगाया गया था 25 जून 1975 को, इसके लगाने के बहुत सारे कारण, सामाजिक, राजनीतिक, तात्कालिक। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे इसके आर्थिक कारण बताने हैं। और इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाए गए आपातकाल के आपको तात्कालिक कारण बताने हैं। ठीक है। तो आर्थिक और तात्कालिक इन दोनों ही कारणों को बहुत बढ़िया तरीके से अभी हम समझेंगे। ठीक है। चलिए, सबसे पहले आर्थिक कारणों की बात करते हैं। देखिए, जब 1971 के चुनाव हुए थे तो इनके जीतने के पीछे इंदिरा गांधी जी का जो नारा था, गरीबी हटाओ का नारा, ये बहुत अहम इसने रोल प्ले किया था। ठीक है। लेकिन चुनाव जीतने के पश्चात इस गरीबी हटाओ नारे के दौरान इस नारे के अंतर्गत इन्होंने जो बातें कही थी, जो वादे किए थे, वो इनको पूरा नहीं कर पाई। तो इससे क्या हुआ, कुछ खास असर इसका नहीं पड़ा। दूसरा पॉइंट, 1971 में जो बांग्लादेश बना नया देश, ठीक है, उसमें जब भारत ने अपनी सेना भेजी, वेस्ट पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बांग्लादेश नए देश बनने से लगभग 80 लाख जो बांग्लादेशी लोग थे, ये भारत में अवैध घुसपैठ करके आ गए। अब इससे क्या हुआ, जो सेवन सिस्टर्स है, यहाँ के जो राज्य है, सेवन सिस्टर्स के जितने भी राज्य हैं, यहाँ की भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया। पहले जैसे क्या थी भारत की थी, अब 80 लाख लोग और आगे हमारे घर में, है ना। उसके बाद जब 1967 में हरित क्रांति हुई थी, उससे पहले जब अकाल पड़ा था, तो भारत को अमेरिका से सहायता मिल रही थी, गेहूं वगैरह का अनाज का ये आयात कर रहा था। लेकिन इस युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को हर तरह से सहायता देनी बंद कर दी। ठीक है। तो ये तो हो गए एक देश के अंदर का, और ये देश के बाहर के हो गए। उसके बाद फिर महंगाई बढ़ गई। कैसे, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के जो दाम थे ये बढ़ने लगे, जिससे कि जो महंगाई थी वो काफी तेजी से बढ़ी। दूसरा, औद्योगिक विकास की जो दर थी वो बहुत कम हो गई, क्योंकि जब हमारे पास कुछ संसाधन ही नहीं है, देश में पैसा बहुत कम है, तो औद्योगिक विकास होगा कैसे। तो इसी वजह से शहर के और ग्रामीण के लोग बहुत ज्यादा बेरोजगार हो गए थे, उनके पास रोजगार नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी। और इसी में जलती हुई आग में घी डालने का काम किया 1972-73 में मानसून की असफलता ने। क्यों? क्योंकि जब मानसून असफल हुआ तो इसकी वजह से कृषि के पैदावार में गिरावट आ गई। ठीक है। और खाद्यान्न उत्पादन बहुत ही कम हो। सरकार के पास पैसा नहीं बचा, तो सरकार ने क्या किया, जो सरकारी कर्मचारी थे इनके वेतन को रोक दिया। अब इन सभी कारणों की वजह से देश की जो जनता थी वो बहुत ज्यादा इनसे नाराज हुई। ठीक है। और बहुत इनके खिलाफ में प्रोटेस्ट होने लगे, आंदोलन होने लगे, हड़तालें होने लगी। फिर एक टाइम पे नहीं लगा कि अब इनकी राजनीतिक सत्ता जा सकती है, इस वजह से तो इन्होंने आपातकाल लगवा दिया। ठीक है। ये तो पहला कारण हुआ आर्थिक। अब जब आपसे पूछा जाए आपातकाल लगाने के बच्चों सामाजिक कारण क्या थे, ठीक है ना, तो सामाजिक कारण में मैं आपको बता देता हूं, ऊपर से याद रखिएगा। सामाजिक कारण में आप बताएंगे गुजरात आंदोलन के बारे में, प्लस
जो बिहार में आंदोलन हुआ ये बता देंगे, और एक वो जो नक्सलवादी आंदोलन हुआ था ना, नक्सलवादी आंदोलन, हालांकि वो इसमें आप लिखे या ना लिखे मैटर नहीं करता, बस गुजरात बिहार जरूर लिखना, लेकिन नक्सलवादी को पढ़ जरूर लेना। ठीक है, चलिए अब बारी आती है अगले क्वेश्चन। 25-26 जून 1975 की मध्यरात्रि में प्रधानमंत्री के कहने पर किस अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 52 के तहत, जिसमें आंतरिक गड़बड़ी होने पर आपातकाल लगाने की बात कही है, तो प्रधानमंत्री के कहने पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल को लागू कर दिया, जिसका तात्कालिक कारण निम्न है। तो तात्कालिक कारण क्या था, आइए समझते हैं। देखिए, जब 1971 के चुनाव हुए तो इसमें इंदिरा गांधी जी ने स्वयं रायबरेली की सीट से चुनाव जीते, और इसी रायबरेली की सीट से दूसरे उम्मीदवार हार चुके थे, राज नारायण। इन्होंने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। और क्या कहा इन्होंने कहा कि ये चुनाव जो है भ्रष्टाचार, धांधलीबाजी करके जीते। फिर 12 जून 1975 को, देखिए ये जून जो है ना, जून 1975, ये पूरा महीना ये इसी पर आधारित है, ठीक है ना, तात्कालिक कारण। तो 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे, जगमोहन लाल सिन्हा, इन्होंने इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनावों को ये कह के कि ये इन्होंने आपने धांधलीबाजी या भ्रष्टाचार किया है, इन्हें असंवैधानिक घोषित कर दिया। असंवैधानिक घोषित करने का क्या मतलब हो गया कि अब आप अपनी पद प्रतिष्ठा पर कायम नहीं रहेंगे। ठीक है, आपातकाल लगने के एक दिन पहले 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के फैसले पर ये क्या है, स्थगनादेश सुनाते हुए ये कहा गया, यानी कि जो उच्च न्यायालय का फैसला था, इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट में फिर अपील, सुप्रीम कोर्ट में अपील की, तो हाई कोर्ट से यह निर्णय आया कि इंदिरा गांधी जो वो सांसद बनी रहेंगे, ठीक है, लेकिन मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी उसमें भाग, ठीक है। उसके बाद फिर ये तो हो गया सीट वाला मामला पूरा। 25 जून 1975 को जेपी नारायण के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में, दिल्ली का जो रामलीला मैदान है, यहाँ वो लाल किले के आसपास वाला रामलीला मैदान, ठीक है ना, उसकी बात हो रही है, यहाँ पे एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की इन्होंने कि हम इसके लिए घोषणा करेंगे, और इंदिरा गांधी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, जेपी नारायण ने सेना, पुलिस, सरकारी कर्मचारी, इन सभी से आग्रह किया कि वे सरकार के अनैतिक और जितने भी आदेश हैं इन सभी का पालन ना करें, और इस निर्णय की वजह से, जेपी नारायण की इस रैली की वजह से, इन सभी कारणों से इंदिरा गांधी जी को लग रहा था कि अगले ही दिन मुझे इस्तीफा देना पड़ जाएगा, इसीलिए 25-26 जून मध्यरात्रि को यहाँ पे आपातकाल लगवा दिया। ठीक है, तो इसके यानी कि आपातकाल के आर्थिक कारण और तात्कालिक कारण क्या थे, वो आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया तरह से समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देखें, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक रीजंस फॉर इम्पोजिंग इमरजेंसी बाय इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इकोनॉमिक रीजन क्या रहे इसके लिए, आप यहाँ से सारे के सारे पॉइंट को इजीली रीड आउट कर सकते हैं, सारे के मैंने लिख दिए हुए हैं। उसके बाद इसके बेसिकली इमीडिएट रीजन क्या था इस आपातकाल के लगने का, तो इमीडिएट रीजन क्या था वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये रहा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। इस क्वेश्चन के अंदर से आपके 10 से भी ज्यादा एमसीक्यू, इवन मैं ये कहूं कि 20 प्लस आपके एमसीक्यू एक बार में कंप्लीट, ध्यान से पढ़ लेना बस एक ही बार। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच आपको विवाद के या फिर अच्छे संबंध, यानी कि आप या तो विवाद बता सकते हैं या तो आप अच्छे संबंध बता सकते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में, ये आपको बताना है, कोई एक बताने, अच्छे या फिर खराब। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं आपको दोनों ही बताऊंगा, ठीक है ना। तो भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद के, देखिए सबसे पहला तो ये है कि जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के दौरान वो जो हिंसा हुई धर्म के आधार पर या फिर विभिन्न जो हिंसाएं हुई, इसकी वजह से दोनों देशों के नेताओं, लोगों के बीच में जो छवि थी एक दूसरे के देश के लोगों की, वो अच्छी नहीं रही। उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध अभी तक हो चुके हैं। पहला युद्ध 1948 में हुआ था कश्मीर मुद्दे को लेके, दूसरा युद्ध 1965 में हुआ था गुजरात गुजरात में कच्छ जिले को लेके, ठीक है, रणकरक जो सीमा थी इसको लेके। तीसरा युद्ध 1971 में बांग्लादेश जब नया देश बना था। चौथा युद्ध 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नदी है, इसके जल के बंटवारे को लेकर विवाद है। परमाणु हथियार को लेकर भारत ने 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, तो पाकिस्तान को लगा ये हम पे हावी हो जाएगा किसी दिन, तो पाकिस्तान ने भी अपना जो
परमाणु परीक्षण था वो किया कब? पाकिस्तान ने किया था, डेट तो याद नहीं मुझे, लेकिन हाँ, जो इनकी पाकिस्तान की चगताई पहाड़ियां थी, यहाँ पे किया था। ठीक है, तो परमाणु हथियार को लेकर विवाद था। दूसरा प्रत्यारोप है, क्यों? पाकिस्तान ये कहता है कि भारत अपने देश की खुफिया एजेंसी के माध्यम से सिंध, बलूचिस्तान, यानी कि भारत पाकिस्तान का बलूचिस्तान और सिंध की जो समस्या है इसे बढ़ा रहा है। वहीं भारत ये कहता है नहीं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, बल्कि तुम पाकिस्तानियों हमारे घर में आके, हमारे देश में आके आतंकवादी घटनाओं को अंजाम। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही गई। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये विवाद के मुद्दे सारे, एक नदी जल विवाद भी आपको मैंने बता ही दिया। अब यहाँ पे बारी आती है, अगर आप इसके अच्छे संबंध बताना चाहें तो अच्छे संबंध कुछ यहाँ पे है। सबसे पहला तो ये कि 1960 में सिंधु नदी जल संधि हुई, यानी कि जो जल को लेकर विवाद था उसमें क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान ने जल बंटवारे को लेकर एक सिंधु नदी जल संधि की 1960 में, ऐसे खत्म। 1965 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, इसको लेके 1966 में भारत पाकिस्तान ने एक समझौता किया, ताशकंद समझौता, और इसी समझौते के दौरान माननीय प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी, इनकी एक रहस्यमय तरीके से मृत्यु। फिर शिमला समझौता हुआ जब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, इसके बाद में फिर लाहौर बस सेवा शुरुआत की गई 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, ठीक है, ताकि वो जो वीजा फ्री परमिट प्रणाली जो है ये चलती रहे। लेकिन उसी साल जब कारगिल युद्ध हुआ इसे समाप्त कर दिया। 2004 में एक नया कदम उठा, साफ्टा पे हस्ताक्षर किए गए ताकि व्यापार अच्छा रहे, लेकिन ये हो नहीं पाया। ठीक है, फिर क्रिकेट टीम का दौरा हुआ 2004 में, जिसमें भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया, और ये सबसे पहली और आखिरी क्रिकेट प्रतियोगिता थी। इसके बाद कभी भी भारत की टीम पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं। तो कुछ अच्छे संबंध, कुछ बुरे संबंध, दोनों रहे। ठीक है, अच्छे तो ना के बराबर है, बाकी रही बात विवाद की, वो तो बहुत सारे। अब इंग्लिश में देखें आप, डिस्क्राइब द डिस्प्यूट बिटवीन डिस्प्यूट और गुड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आप देख सकते हैं इश्यू किस किस को लेके है। पहले तो वॉर की बात आ जाएगी, न्यूक्लियर वेपन की बात आ जाएगी, काउंटर एलिगेशन की बात आ जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं आगे, तो गुड रिलेशन क्या है, इसके लिए क्या कदम उठाए गए थे, तो वो सारे पॉइंट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, 21 में पूछा गया है कि पंजाब संकट के बारे में विस्तार से चर्चा। तो आइए पंजाब संकट को बड़े ही विस्तार से समझें। पहला पॉइंट, 1920 के दशक में पंजाब में गठित अकाली दल ने क्या किया, पंजाबी भाषी जो क्षेत्र था इसके गठन के लिए, एक अलग राज्य के गठन के लिए आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने पंजाब प्रांत से अलग करके 1966 में हिंदी भाषी के लिए क्षेत्र हरियाणा बना दिया और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए हिमाचल प्रदेश। तो आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में कि हरियाणा हिमाचल प्रदेश कब बनाए गए, 1966 में, किसे लेकर करके, पंजाब से लेकर के। ठीक है, यहीं पर इन्हें शांति नहीं मिली, इन्होंने यानी कि अकाली दल के सदस्यों ने 1973 में आनंदपुर साहिब सम्मेलन में पंजाब के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग उठाई, और कुछ धार्मिक नेता, जैसे कि मतलब कुछ धार्मिक नेताओं ने स्वायत्त सिख पहचान की मांग की, कुछ चरमपंथियों ने भारत से अलग होकर अपने लिए खालिस्तान बनाने की मांग की, खालिस्तान खालिस्तान इसकी मांग की इन्होंने। ठीक है, तो इन सभी को देखते हुए जब बहुत ज्यादा हिंसाएं बढ़ने लगी, तब भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। तो सन 1980 के बाद अकाली दल पर उग्रपंथियों का नियंत्रण हो गया, और इन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना मुख्यालय बना लिया, जो खालिस्तान की मांग कर रहे थे। तो सरकार ने जून 1984 में उग्रवादियों को स्वर्ण मंदिर, पंजाब के स्वर्ण मंदिर से निकालने के लिए सैन्य कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है। भारत इसमें सफल भी रहा। फिर हुआ पंजाब समझौता। जुलाई 1985 में अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल तथा भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इनके साथ समझौता हुआ, तो पंजाब में शांति स्थापना कायम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपका इसके बारे में, पंजाब संकट के लिए। ठीक है, तो आई होप पंजाब संकट क्या था, कैसे हुआ, सारी बातें समझ गए। इंग्लिश में आ जाएंगे तो इंग्लिश में डिस्क्राइब इन डिटेल द पंजाब क्राइसिस, या फिर पंजाब इश्यू आ सकता है ना। तो ये पॉइंट है जिसे आप यहां से पढ़ सकते हैं। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 22। देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद में जो सबसे पहले हमारे चुनाव हुए, प्रथम आम चुनाव, इन आम चुनावों को करवाने के लिए भारतीय चुनाव आयोग को कौन कौन सी दिक्कतों, कौन कौन सी चुनौतियों, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना। ठीक है,
बेसिकली भारत के प्रथम आम चुनाव को हम 1952 का आम चुनाव कहते हैं, क्योंकि अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक ये प्रथम आम चुनाव हुए, इन 6 महीनों तक। और सबसे ज्यादा जो चुनाव हुए थे वो 1952 के 2 महीनों में ज्यादा जगह, इसीलिए 1952 का। ठीक है, इन चुनाव को करवाने के लिए भारत में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या थी, बहुत सारी 565 प्लस रियासतें थी। इन सभी के बावजूद स्वतंत्र, निष्पक्ष, बिना भ्रष्टाचार के स्वतंत्र तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाना बहुत बड़ी चुनौती। सबसे पहला काम, चुनाव करवाने के लिए चुनाव के क्षेत्रों का सीमांकन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। उसके बाद फिर मतदाता सूची यानी कि मताधिकार प्राप्त जो वयस्क व्यक्ति हैं, इनकी सूचना बनाना बहुत आवश्यक था। और जब ये वोटर लिस्ट बनाई गई थी तो इसमें अला की बीवी, फला की बीवी, फला का बेटा, अला का लड़का, ये सब नाम लिखे गए थे। फिर इसको फिर बंद किया गया, फिर दोबारा से दूसरी वोटर लिस्ट बनाई गई थी। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ी चुनौती रही। उस वक्त देश में तकरीबन 17 करोड़ मतदाता थे, जिसमें मात्र 15% लोग ही साक्षर थे, यानी कि पूरे देश में 100 करोड़ की जनता थी, जिसमें से 17 करोड़ मत वोटर थे। और इसमें से भी 15% अगर मान ले तो मात्र 2% 2% पूरे देश के लोग पढ़े लिखे थे। इन्होंने 3200 विधायकों के लिए और लोकसभा के 489 सांसद इन्हें चुनने थे। कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचा गया। ठीक है, लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, तो मतदान करवाने के लिए किस तरीके का उपयोग किया जाए। चुनाव आयोग ने प्रथम आम चुनाव करवाने के लिए तकरीबन 3 लाख से अधिक चुनाव अधिकारी, चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण दिया कि कैसे चुनाव करवाने चाहिए। पहला आम चुनाव कोई अनूठा आम चुनाव नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद, गरीबी, अनपढ़, ऐसे माहौल में ये चुनाव हुए। और जब ये चुनाव हुए तो इसने इंटरनेशनल लेवल पे जो मैगजीन्स इसकी आलोचना कर रहे थे, ठीक है, वो मैगजीन्स ने फिर इसकी तारीफ। और पहले 3 आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। ये बातें यहाँ पे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 22 वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो यहाँ से देखें, व्हाट चैलेंजेस डिड इलेक्शन कमीशन फेस इन कंडक्टिंग दी फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो क्या है इसके बारे में सारे के सारे पॉइंट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब 23 आ जाता है, 4 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है हमारा। 23 में पूछा गया है, वैश्वीकरण ने आखिर भारत को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, तो वैश्वीकरण का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा ये देखिए। वैश्वीकरण का भारत पे प्रभाव काफी सही रहा। कैसे? 1991 में जब भारत में वित्तीय संकट बहुत ज्यादा चल रहा था, इकोनॉमिकल कंडीशन भारत की बहुत ज्यादा खराब थी, तो उस समय भारत ने 1991 में इस संकट से उभरने के लिए, आर्थिक वृद्धि को ऊंचा करने के लिए अपनी इच्छा से आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। भारत ने 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसके तहत वैश्वीकरण। ठीक है, अब जब ये वैश्वीकरण अपनाया, भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई, तो इससे देश का तीव्र आर्थिक विकास हुआ। ठीक है, देशों में बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आई, जिससे कि लोगों को नए अवसर प्राप्त हुए, लोगों को रोजगार मिलने लगे। विश्व राजनीति में अब भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान हो गया था। साथ ही मजदूर और किसानों की स्थिति पर इसका कुछ थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव हुआ। क्यों? क्योंकि जब कोई बड़ी कंपनी आती थी तो इन छोटी छोटी कंपनियों को ध्वस्त कर देती थी, इनके रोजगार को छीन लेती, है ना। इसीलिए घरेलू उद्योगों में नई चुनौतियां आई, सांस्कृतिक वैविध्यीकरण हुआ, यानी कि लोग जो थे वो अब विभिन्न प्रकार के जो वेस्टर्न कल्चर थे उनको अपनाने लगे, हालांकि आज भी अपना ही रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव पड़ा। अच्छा देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत ने जो 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई थी, ठीक है, जो नई आर्थिक नीति अपनाई, नई आर्थिक नीति, इसके तहत भारतीय देश में क्या क्या बदलाव आए, ठीक है, या फिर इसके क्या परिणाम निकले, तो भी आपको सेम आंसर लिखना है। इन तीनों क्वेश्चन के लिए एक ही आंसर आपका बनेगा। ओके, अब अथवा वाला क्वेश्चन क्या है कि भारत ने वैश्वीकरण अपनाया, चलिए अच्छी बात है, लेकिन फिर भी विश्व तो वैश्वीकरण का विरोध कर ही रहा है, वहीं भारत में भी इसका विरोध किया जा रहा है। तो आपको बताना है कि भारत में वैश्वीकरण का विरोध कैसे होता है ना। देखिए, भारत में वैश्वीकरण का विरोध जो है वो दोनों लोग करते हैं, वामपंथी भी, ठीक है, और दक्षिणपंथी भी। पहले वामपंथियों की बात करते हैं। वामपंथी आर्थिक वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि वामपंथी का एक राजनीतिक दल, साथ ही
इंडियन सोशल फॉर्म ISF, जैसे वर्ल्ड लेवल पे क्या है, वर्ल्ड लेवल पे WSF, इसी तरीके से भारत में है ISF, जो कि क्या करता है, ऐसे लोगों को जो वैश्विक का विरोध करते हैं इसको मंच देता है। ठीक है, ये लोग यानी कि वामपंथी, औद्योगिक, श्रमिक और किसानों के संगठनों ने बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का विरोध किया। बड़े लेवल की जो कंपनियां इनको आने से देश में रोकने के लिए मतलब इन्होंने रोका, विरोध किया कि इन्हें नहीं आना चाहिए। ठीक है, कुछ वनस्पतियां जैसे कि नीम, इन सब ये सभी जो है वनस्पतियां, नीम वगैरह, इन सभी को अमेरिका या फिर यूरोपीय जो लोग थे वो चाहते थे, वो कंपनियां, कि हम इसका पेटेंट करवा लें। पेटेंट का मतलब ये हो गया कि नीम से जुड़ी अगर छोटी एक दातून को भी सेल करना है ना, नीम से जुड़ी छोटी एक पत्ती का भी उपयोग करना है, तो आपको उस कंपनी से पहले राय लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। पेटेंट का मतलब ये था। अगर पेटेंट हो जाता तो आज हमारे पास में जो आयुर्वेद का ज्ञान है वो इतना नहीं हो पाता। ठीक है, तो वामपंथी ये इसका विरोध करते हैं। फिर दक्षिण पंथियों की बात आ जाती है। ये खेमा केवल और केवल भारत में सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध करता है, जिसमें केवल नेटवर्क के जरिए विदेशी टीवी चैनलों को दिखाना, वैलेंटाइन डे मनाना, स्कूल कॉलेजों में छात्र छात्राओं की जो वेस्टर्न पोशाक है इसको पहनना। ठीक है ना, तो इन सभी को ये विरोधी मानते हैं। संस्कृति का बदलना, साथ ही खान पान, रहन सहन आदि आदतों में बदलाव आना, ये सभी इसका विरोध करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया 23वां क्वेश्चन, वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया और वैश्वीकरण का भारत का विरोध कैसे करना है। ओके, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देखिएगा। ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड इंडिया, डिस्क्राइब। ग्लोबलाइजेशन हैज बीन अपोज्ड इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन इंडिया। कैसे हुआ है, कैसे नहीं, वो सारी चीजें पहले इम्पैक्ट क्या पढ़े ग्लोबलाइजेशन के भारत पे। ठीक है, फिर इंडिया एंड अपोजिशन टू ग्लोबलाइजेशन, लेफ्ट विंग एंड राइट विंग, इसकी क्या बात है वो यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अपने अगले सेक्शन की, जो कि हमारा है खंड नंबर डी, जिसमें हमसे 4 नंबर का पैसेज MCQ, 4 नंबर का कार्टून और 4 नंबर का मैप पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। एक गद्यांश दिया गया है, हमें इसे पढ़ना है, फिर आगे क्वेश्चन। गद्यांश ये है, छोटे छोटे विभिन्न आकार में देशों के बट जाने से इस संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार का कड़ा रुख अपनाया। अंतिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया। ठीक है, लोगों का ये मानना था रजवाड़ों को उनकी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। रजवाड़ों को राजाओं को मनाने समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर दिया। किसने? सरदार पटेल जी ने। ओके, क्वेश्चन क्या है भाई? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अंतरिम जो सरकार थी इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे भाई? तो उस समय गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, अगला क्वेश्चन, रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय में सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक भूमिका किसकी है? पैसेज में दे दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम चुनाव आयुक्त थे बच्चों सुकुमार सिंह। अच्छा, अमृता प्रीतम जी के बारे में क्वेश्चन बनेगा कि जो पंजाबी लेखक थी, ठीक है ना, कुछ ऐसे इनके बारे में क्वेश्चन, तो उसको पढ़ लेना, सोर्स में दिया गया है, स्रोत वाले उसमें बॉक्स में। ठीक है, अमृता प्रीतम के बारे में। अब इसी तरीके से इंग्लिश में आप यहाँ से पढ़ना चाहें तो ये सारी की सारी बातें दी गई हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंटरिम जो गवर्नमेंट थी इसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद हु वाज द होम मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नर? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड किसने सही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सिंह। और अमृता प्रीतम के बारे में आप जरूर पढ़ें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि हमारा मैप का है, 4 नंबर का मैप है। पहला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद एक नए राज्य के ये प्रथम मुख्यमंत्री बने 1986। तो ये राज्य कौन सा था भाई? ठीक है, तो ये राज्य था मिजोरम। और मिजोरम कहाँ पे है? ये देखेंगे तो यहाँ पे जो बी वाला ये दिया गया ना, यहाँ पे। ठीक है, ये पहली जानकारी के लिए है बी, यानी कि मिजोरम। तो कहाँ पे है देखो, ये रहा बी और देश का नाम है यानी कि राज्य। ठीक है ना, देश नहीं, ने यहाँ पे आ जाएगा राज्य। ठीक है,
नेम ऑफ कंट्री और नेम ऑफ स्टेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अ, वह राज्य जिसमें 1979 से 1985 तक बाहरी लोगों के विरोध में आंदोलन चलाया गया। तो आप सभी को पता है उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है भैया असम। और असम के लिए यहाँ पे दिया गया है ये सी वाला। ठीक है, तो दूसरे के लिए सी है और राज्य का नाम है भैया असम, तो लिखेंगे सी और असम। अगला क्या है? वह राज्य जो भारतीय संघ का 22वां राज्य बना, वो कौन है? वो है सिक्किम। अब सिक्किम कहाँ पे है? ये जो डी रहा भूटान के बगल में, नेपाल के बगल में, बॉर्डर के बीच में ये है। ठीक है ना, तो सीधी जानकारी के लिए हो जाएगा सिक्किम। आ जाइए, लिखेंगे डी और यहाँ पे सिक्किम। और सबसे आखिरी क्या है? अ, देखिए, वह राज्य जो 1961 में पुर्तगाली शासन से भारतीय सेना के द्वारा मुक्त करवाया गया और भारतीय संघ का एक भाग। ठीक है, हालांकि बनता तो बहुत साल के बाद में है। तो वो था भैया यहाँ पे गोवा। गोवा के लिए ए दिया गया है। अब मैप देख लीजिए आप, ये रहा, देखो ये जो छोटा सा एरिया है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, ये है आपका ए यानी कि गोवा। ओके, इंग्लिश में क्वेश्चन आप सारे के सारे यहाँ से पढ़। अच्छा, ये तो वो वाले हैं दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कार्टून वाले क्वेश्चन देखते हैं। कार्टून ये दिया गया है, इसमें देखिए चाइना तब, जिसमें माओ की लाल किताब दी गई है। ये बेसिकली किताब क्या है? ये सरकार का स्वरूप हम कह सकते हैं। ठीक है, तब यानी कि आजादी से पहले की बात हो रही है, चाइना की, मतलब आजादी के बाद की बात है, लेकिन जब इसने ओपन डोर पॉलिसी नहीं अपनाई थी उस समय की बात। और अब ये जो टाई है ये पूंजीपति हो चुकी है, यानी कि अब इसने एक नया जो विचारधारा थी, नई विचारधारा, पूंजी वाली विचारधारा, वो अपनाई। क्वेश्चन क्या क्या है? दोनों कार्टून किस देश से संबंधित है? तो भाई चाइना से। तब और अब के बीच इस देश की आर्थिक नीति में कोई दो अंतर बताइए। तो तब यानी कि ओपन डोर पॉलिसी अपनाने से पहले क्या था? चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था बंद कर रखी थी, साथ ही कृषि का निजीकरण नहीं था। और अब में क्या है? अब अर्थव्यवस्था खुली हुई है और जो कृषि है इसका निजीकरण कर दिया। अर्थव्यवस्था खुलने के लिए बाजार को खोला गया, विदेशी कंपनियों का स्वागत किया गया, उन्हें बोला गया कि आओ हमारे देश में व्यापार करो। कृषि के निजीकरण से कृषि उत्पाद बढ़ा, ग्रामीण के आय में वृद्धि हुई। उसके बाद कार्टून में दिखाए गए चीन की आर्थिकी, यानी कि चीन की आर्थिक स्थिति में नाटकीय सुधार हुआ, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों सुधार हुआ। तो यहाँ के कुछ लोगों को इसका लाभ नहीं मिला। कैसे? क्योंकि चीन में बेरोजगारी बढ़ गई, लगभग 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में घूमने लगे। महिलाओं के पास रोजगार नहीं थे, रोजगार थे भी तो काम करने की उनकी हालत बहुत खराब। पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, भ्रष्टाचार इसकी वजह से बढ़ता चला गया था चाइना के विकास के। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम में आ जाएगा। अच्छा, कार्टून को इंग्लिश में लगाना भूल गया, चलिए कोई नहीं। आप इन तीनों क्वेश्चन को एक ही स्क्रीन पे आप ही देख सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे अटैच कर दिए गए। ठीक है, यहां से शुरुआत करेंगे। तो देख सकते हैं आज का जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन नंबर ई, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का, वो यहाँ से शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, काफी अच्छे अच्छे प्रश्न है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ही ध्यान से समझिए। ओके बच्चों, देखते हैं पहले तो कितने बच्चे सेशन में ज्वाइन हैं। ओके, जितने बच्चे लाइव सेशन में ज्वाइन हैं, पहले तो आप सभी बच्चे इस लाइव सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने आपके जो क्लासमेट्स है ना, उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दो और बोलो कि पेपर 4 का पार्ट 2 आ गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें 6 नंबर के, उनको डिस्कस करेंगे, तो आ जाओ ज्वाइन। ठीक है, सारे के सारे बच्चे शेयर कर दो अपने दोस्तों में। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। इसमें पूछा गया है कि जो चौथे आम चुनाव हुए थे देश में, इस समय तक पूरे भारत में किस प्रकार के बदलाव आ चुके हैं? यानी कि जो 1967 के चुनाव हुए थे, ठीक है, इस समय इस चुनाव से पहले पहले 1967 से पहले कौन कौन से बदलाव भारत में आ चुके हैं? ठीक है, तो बहुत सारे बदलाव तो आपको पहले ही पता है ऑलरेडी। ठीक है, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको कुछ एक दो इसके बारे में हिंट दे दिया था। जैसे कि सबसे पहले तो दो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो चुकी थी, जवाहरलाल नेहरू जी की 1964 में, और लाल बहादुर शास्त्री जी की जब ताशकंद समझौता हुआ था उस दौरान 1966 में हो गई। तो भारत ने अपने दो सबसे अहम प्रधानमंत्री को खोया। ठीक है, नए प्रधानमंत्री को कम अनुभवी समझा जा रहा था, यानी कि 66 में शास्त्री जी की जगह जब इंदिरा गांधी जी आए तो उनको ज्यादा अनुभव नहीं था राजनीति का, क्योंकि वो जो सिंडिकेट थी उसमें क्या बोलते हैं,
कांग्रेस में, वो उन्हीं के इशारों पे चल रही थी। ठीक है, भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ 1965 का और भारत चाइना युद्ध हुआ 1962 का, तो इससे भारत को सैन्य खर्चे में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करनी पड़ी, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा खराब। ठीक है, भारत में आ गया भैया आर्थिक संकट। कब कब आया, कैसे कैसे आया? तो पहले तो भारत में मानसून यानी कि बारिश जो थी वो सही से नहीं हुई, इसकी वजह से कृषि खाद्यान्न वगैरह अच्छे से हो नहीं पाया। कई बार सूखा पड़ गया, तो इससे क्या हुआ भाई, जो कृषि थी, फसल जो थी वो अच्छी हो नहीं पाई। इससे खाद्यान्न संकट आ गया, यानी कि हमारे पास खाना नहीं हुआ। ठीक है, आपको पता है ही कि 1965 के आसपास में भारत में अकाल पड़ गया था और 1967 में हरित क्रांति आई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई थी। हमें आयात, पहले हम जो भी चीज निर्यात करते थे, अब हमें उसका आयात करना पड़ गया था खाने के मामले। ठीक है, फिर हुआ भैया यहाँ पे रुपया का अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब ये होता है, एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे पहले क्या था, हरित क्रांति से पहले अकाल के दौरान जो $1 था, ठीक है ना, $1 की कीमत भारतीय रुपए के तकरीबन 5 के बराबर थी। ठीक है, 5 भारतीय रुपए। लेकिन जब ये अकाल पड़ा तो $1 इज इक्वल टू हो गया था यहाँ पे ₹7, है ना। तो ये दर्शाता है मुद्रा के अवमूल्यन। अभी के टाइम पे तो बहुत है भाई, $1 इज इक्वल टू कभी 84 हो जाता है, कभी 85 हो जाता है, कभी 87 हो जाता है। वर्तमान में तो 87 चल रहा है, तो ये अवमूल्यन को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद खाद्यान्न की देश में कमी हो गई थी अकाल की वजह से, महंगाई बढ़ गई थी, बेरोजगारी हो रही थी, हड़तालें हो रही थी। ठीक है, रोजगार की मांग की जा रही थी। फिर साम्यवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ में संघर्ष छेड़ दिया था। कम्युनिस्ट पार्टी जो एम थी, यानी कि मार्क्सवादी, जो कि चाइना की विचारधारा पर आधारित थी, इसने एक कृषक विद्रोह छेड़ दिया था। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, गैर कांग्रेसवाद आ गया था। अलायंस जो ग्रैंड अलायंस जो थी वो उसके खिलाफ में खड़े हो गए थे, है ना, बहुत तेजी से अपने आप को मजबूत कर रहे थे, जोड़ रहे थे पार्टियों को। ये सारे बदलाव 1967 के चुनाव से पहले हो चुके। ठीक है, गीता यादव सर, ये ब्लर आ रहा है। अगर ब्लर आ रहा है तो मैंने आपसे कहा, आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को कितना कीजिए, 1080 कर लीजिए, डेफिनेटली अच्छा आएगा। ठीक है, देखिए इसका नोटिफिकेशन बच्चों के पास में नहीं गया है, क्योंकि ये चौथी वीडियो है आज की, इसलिए तो आप इसको शेयर कर दो अपने क्लासमेट के साथ। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन ये है, इंदिरा गांधी की असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर सिंडिकेट से निपटना था। ठीक है, तो ये 4 या 6 नंबर में एक ये क्वेश्चन आ जाएगा, और इसी में ऐड कर दिया है मैंने। और ये जो चुनौती थी सिंडिकेट की, इसमें तत्कालीन राष्ट्रपति चुनाव ने अपनी अहम भूमिका निभाई, यानी कि 1969 के इन राष्ट्रपति चुनावों ने एक अहम भूमिका यहाँ पे निभाई। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, कांग्रेस यानी कि इंदिरा बनाम सिंडिकेट की बात, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी की। देखिए, इंदिरा गांधी जी की असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि पार्टी के अंदर सिंडिकेट से निपटना था। ये सिंडिकेट क्या थे भाई? तो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कुछ ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह थे, जो कि जिन्हें कि सिंडिकेट कहा जाता था। अब इन सिंडिकेट को हम आखिर पढ़ क्यों रहे हैं? तो सिंडिकेट की ना एक बहुत अहम भूमिका थी। क्या? जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी, तब उस समय एक पीएम को चुना जाना था, ठीक है? टेम्परेरी पीएम को। तो उस समय इन सिंडिकेट के नेताओं ने टेम्परेरी पीएम के तौर पे इंदिरा गांधी जी को चुना। वो इसलिए क्योंकि ये बेसिकली जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री थी, तो राजनीतिक तौर पे इनको बेसिकली क्या बोलते हैं, कुछ मान्यता टाइप में कुछ ऐसा मिल जाएगा, इसीलिए। ठीक है, सिंडिकेट के नेताओं को ये उम्मीद थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को ज्यादा नॉलेज थी नहीं क्या बोलते हैं, राजनीति की। तो ये सिंडिकेट के बताए रिश्तों जो रास्ते हैं उस पे चलेंगे, जो हम कहेंगे इंदिरा गांधी वो करेंगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने जब अपनी सरकार बनाई 1967 में, तो इन्होंने पार्टी के भीतर अपना मुकाम बनाना शुरू कर दिया। तो इसी वजह से सिंडिकेट और इंदिरा गांधी दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गए थे। ठीक है, अब मतभेद जब उत्पन्न हुए, तब इसी में वो कहते हैं ना कि क्या नाम है, जो हवन होता है उसमें घी जो है वो आग का काम करता है, तो वही हुआ। ये जो दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, इसको 1969 के राष्ट्रपति चुनाव ने एक घी की तरह काम किया। कैसे? आइए समझिए। देखिए, 1969 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की अकाल मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक अचानक से मृत्यु हो जाती है, तो उस समय जो प्रेसिडेंट का पद था, राष्ट्रपति का पद, वो खाली हो गया। तो सिंडिकेट के नेताओं ने इसको एक ऐसे मौके के रूप में समझा
कि इंदिरा गांधी को हम अपनी पार्टी से निष्कासित कर सकते हैं या फिर राष्ट्रपति अपने मन का बनवा सकते हैं। तो सिंडिकेट के नेताओं ने इंदिरा गांधी जी के जो प्रतिद्वंदी थे नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है, इनको राष्ट्रपति पद के लिए चुना, ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी जो थी, ठीक है, उनको इस बात की भनक लग चुकी थी, अंदाजा लग चुका था कि अगर नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो कहीं न कहीं ये उनकी जो सरकार है, उसपे बहुत ज़्यादा लगाम लगाई जाएगी, ठीक है? तो इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने नीलम संजीवा रेड्डी को अपना जो समर्थन था वो नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उपराष्ट्रपति उस समय के वीवी गिरी इन्हें समर्थन दिया। अब जब पीएम ने समर्थन दिया है, तो सिंपल सी बात है जीतना मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है उसके जीतने के, तो हुआ भी यही वीवी गिरी विजयी रहे। वीवी गिरी जो कि स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जबकि जो एन संजीवा रेड्डी थे कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे, ठीक है। इसीलिए पार्टी के खिलाफ मतदान करने की वजह से राष्ट्रपति के चुनाव के पश्चात इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया गया। फिर हो गया यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस दो पार्ट में टूट गई, एक तो आर यानी कि रिविजनिस्ट और एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ओ। इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस बनी कांग्रेस आर। देखिए इंदिरा गांधी जी तो आर याद रख लीजिए, सिंडिकेट यानी कि ओ याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था कि आखिर जो पार्टी थी वो टूटी कैसे। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? तो सारे बच्चे एक बार लिखेंगे यस सर समझ में आ चुका है। तब तक मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैड टेकन प्लेस इन द कंट्री बाय द फोर्थ जनरल इलेक्शन। तो क्या क्या हुए थे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कौन कौन से चेंजेस हो चुके थे 1967 तक। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, Indira Gandhi's real challenge was not to deal with the opposition but with the syndicate within her own party, in which the election of the then president played an important role. जी हाँ, ऐसा ही हुआ था। तो पहले कांग्रेस स्प्लिट की बात कर लेंगे, इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट, एंड फिर प्रेसिडेंट इलेक्शन जो हुए थे 1969 के, इसकी बात करें। ओके, चलिए बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि यस सर ये सर समझ में आ चुका। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चों जिसमें से ना आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। मैं ये कहता हूं कि 2 नंबर के आपके मान लेते हैं कम से कम 5, 4 नंबर के मान लेते हैं कम से कम 5, 6 नंबर के आपके कम से कम 3 क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना। एक तरीके से आपका जो चैप्टर सेकंड है ना, मतलब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 और पुराने के अकॉर्डिंग सेकंड हो जाएगा, सोवियत संघ वाला, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट होगा। ध्यान से समझिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति सोवियत संघ था, यानी कि यूएसए के बाद में यूएसएसआर सबसे दूसरी जो सुपर पावर थी वो यूएसएसआर। लेकिन कुछ कुछ कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। बिल्कुल ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के कारण और इसके परिणाम बताइए, ठीक है ना? यानी कि हमें कारण और परिणाम बताने हैं। अब भाई 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम आपको 3 से 4 लाइन की या फिर 2 से 3 लाइन की एक परिभाषा तो लिखनी पड़ेगी। तो लिखेंगे, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर यूएसएसआर, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये धीरे-धीरे कमजोर होती गई और अंततः ये पूरी तरीके से विघटित हो गई। ठीक है? अब आते हैं इसके कारण। सबसे पहला कारण आप देख सकते हैं, एक दलीय व्यवस्था का अत्याचार। अर्थात जब से यूएसएसआर बना तब से इसके एंड होने तक तकरीबन 70 सालों तक यहाँ पे एक ही पार्टी ने शासन किया जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थी, और ये ऐसी पार्टी थी जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं। अर्थात ये जनता को किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं देती, अपने मन मर्जी के काम करती। नेताओं को विशेष अधिकार मिले थे जिसका ये गलत उपयोग करते थे, जिससे कि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा। दूसरा क्या है, संसाधनों का अनुचित उपयोग। अर्थात यूएसएसआर के पास में हमने देखा था इसकी जो सोवियत प्रणाली थी, उसमें एक ये छोटी पिन से लेके एक बड़े बड़े हवाई जहाज या बड़ी मशीन तक खुद ही बनाते, लेकिन फिर भी इनके पास ये जितने संसाधन थे इनका इन्होंने गलत इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि पूर्वी यूरोप के वे देश जो यूएसएसआर के खेमे में शामिल हैं वो इसके नियंत्रण में बने रहें, जिसके लिए ये उन्हें सैन्य साजो सामान, परमाणु हथियार ये प्रोवाइड करते थे। ठीक है, अगला आ जाता है यहाँ पे नागरिकों की असंतुष्टि तथा जागरूकता। अर्थात यहाँ के जो नेता थे उन्होंने नागरिकों की अभिव्यक्ति के अधिकार को छीना हुआ था, उन्हें सरकार का विरोध नहीं करने दिया जा रहा था, साथ ही उन्हें धोखे में रखा गया। किन्हें? नागरिकों को। ये कहा गया कि हम ना जो वेस्टर्न कंट्री हैं, ठीक है, अमेरिकन कंट्रीज हैं, उनसे हम ज्यादा विकसित हो रहे हैं, जबकि यूएसएसआर की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो और ज्यादा गिर रही थी। ठीक है,
मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे थे। आपको सोचिए, आपके आंखों के सामने आपके देश के नेता कुछ गलत कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और उसने बोला कि मैं करूंगा भी, और तुम्हारा हक भी नहीं है कि तुम इसके बारे में बोल सको। क्या आप उस देश में रहना पसंद करोगे? नहीं करोगे, है ना? आप कहोगे ये ऐसे नेता को तो हट जाना चाहिए, अभी के अभी हटना चाहिए। तो वो कर ही नहीं पा रहे थे ऐसा, तो इतना गुस्सा भरा हुआ था। सोवियत प्रणाली सत्तावादी हो गई थी, यानी कि अब जो है कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने पूरी तरीके से अपना शिकंजा कस लिया। गोरबाचेव के सुधार आ जाते हैं। भाई गोरबाचेव के बारे में 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा कि ये कैसे सुधार चाहते थे। तो पहला तो ये चाहते थे ग्लासनोस्ट, दूसरा चाहते थे पेरेस्ट्रोइका। ठीक है, तो इसको आप पढ़ के जाना। गोरबाचेव के सुधार जो थे, ये पूरी तरीके से कामयाब नहीं रहे, इनका विरोध हुआ और फिर जनमत हुआ, व्यवस्था इनकी कमजोर हुई पॉलिटिकली। फिर 1991 में यहाँ पे होता है एक तख्ता पलट, राजनीतिक तख्ता पलट, और फिर जनता को पता चलता है कि आखिर स्वतंत्रता होती क्या है। फिर फाइनली 26 दिसंबर 1991 में बोरिस येल्तसिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य 15 से मिलकर बना था, तो 3 सबसे बड़े, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों ने मिलकर सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी, और इस प्रकार से सोवियत संघ पूरी तरीके से विघटित हो गया। ठीक है, ओके, चलिए। अब बारी आती है कि चलिए सोवियत संघ विघटित हो गया, तो इसके परिणाम क्या-क्या निकले? तो इसके 1 नहीं, 2 नहीं, कई परिणाम हैं। मैं आपको बताता हूँ कुछ 7-8। सबसे पहला परिणाम, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो शीत युद्ध, कोल्ड वॉर चल रहा था, अब ये खत्म हो गया। दूसरा, यूएसए में पूंजीवाद और यूएसएसआर में जो साम्यवाद था, ठीक है ना? इसकी जो विचारधाराओं की लड़ाई थी, अब ये खत्म हो चुकी थी। गुटबंदी खत्म हो गई थी। पूर्वी और पश्चिमी गुटों में ये दोनों ही चाहते थे अपने-अपने गुट में ज़्यादा से ज़्यादा देश को मिलाया जाए। तो एक गुट खत्म हो गया, तो गुटबंदी खत्म हो गई। अब विश्व में एकल वर्चस्व की शुरुआत हुई, क्योंकि अमेरिका केवल एक सुपर पावर बन के रह गई। अब यूएसएसआर तो विघटित हो गई, खत्म हो गई, विघटित हो गई, है ना? इसीलिए। तो अब इसको कोई टक्कर देने वाला नहीं रहा। हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई, अर्थात यूएसए और यूएसएसआर ये दोनों क्या करते थे, अपने गुटों में सेना को, हथियारों को, परमाणु हथियारों को भरते थे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अब एक बचा ही नहीं, तो करके क्या फायदा? इसीलिए ये हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। जो यूएसएसआर की कम्युनिस्ट पार्टी थी, इस पे प्रतिबंध लग गया, और अब पूंजीवाद और लोकतंत्र ये अपनाया जाने लगा। CIS इसकी स्थापना हुई, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी कि स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्र। ठीक है, 15 नव गणराज्यों का उदय हुआ, और रूस जो है ये सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रहे आपके सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। अब ये जब विघटित हुआ, तो इसके संबंध में एक क्वेश्चन और बनेगा, और वो ये है कि शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी की विशेषताएं और इसके परिणाम लिखिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए आखिर शॉक थेरेपी का यहाँ पे अर्थ क्या है। ठीक है, देखिए, सोवियत संघ के विघटन होने के बाद रूस, मध्य एशिया के जो गणराज्य थे और पूर्वी यूरोप के जो देश थे, इन्होंने क्या किया, ये साम्यवादी जो बेसिकली मॉडल था, उसको पहले अपनाते आ रहे थे सोवियत संघ की वजह से। लेकिन अब जब ये विघटित हुआ, तो पूंजीवाद की ओर इन्होंने बढ़ना शुरू किया, और इन्होंने पूंजीवाद का एक खास मॉडल अपनाया, अलग तरीके का। तो इसी मॉडल को विश्व बैंक ने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा मॉडल को नाम दिया गया शॉक थेरेपी। इसका शाब्दिक अर्थ बताया, आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर यानी कि पहले साम्यवाद अपनाया, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। फिर उपचार करना यानी कि पूंजीवाद को अपनाया। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं रही शॉक थेरेपी की? तो भैया सबसे पहली विशेषता ये थी कि अब जो मिल्कियत थी, इसका निजी स्वामित्व हो गया था, यानी कि अब जो लोग हैं वो अपनी निजी जमीनों को खरीद सकते थे और उद्योग वगैरह निजी लगा सकते थे। सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदल लिया गया था। जो फार्म थे वो अब सामूहिक से निजी हो चुके थे। पूंजीवाद पद्धति से खेती शुरू हो गई, अर्थात अब जो खेती थी वो मेन टारगेट उसका होता था खाद्यान्न के अलावा व्यापार। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है, ये इस शॉक थेरेपी में कहा गया। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया यहाँ पे अच्छी तरह से। फिर अगला है कि पूंजीवाद व्यवस्था को अपनाने के लिए इन्होंने कहा कि हमें वित्तीय खुलापन करना पड़ेगा, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता करनी पड़ेगी, हमें मुक्त व्यापार की नीति अपनानी पड़ेगी, विदेशी कंपनियों को अपने देश में आना पड़ेगा, है ना? ये सारी विशेषताएं शॉक थेरेपी की रही। अब जब कोई एक देश
अभी मान लेते ये 15 देश थे, ये अभी जस्ट आजाद ही हुए और इन्होंने खुले द्वार की नीति अपना ली, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां इस देश में आई और इन्होंने अपना पूरा कब्जा कर लिया। तो ये जो मॉडल अपनाया, क्या इसके सकारात्मक परिणाम निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। तो कुछ ही टाइम तक शॉक थेरेपी चली, ये मॉडल चला, फिर आगे इसके परिणाम। परिणाम भैया यहाँ पे बहुत सारे हुए। कौन कौन से सर जी? सबसे पहला तो आया गराज से। क्या हुआ? सोवियत संघ के विघटन के बाद में इसके जो उद्योग थे उनको औने पौने दामों पर बेचा गया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये पहली बार ऐसा हुआ, इसीलिए से गरा से। जैसे उद्योग है, अगर यूएसएसआर का कोई मान लेते हैं 100 करोड़ का, मार्केट में उसकी वैल्यू 100 करोड़ है, तो उसको बेचा गया मात्र 10 करोड़ में, या मान लेते हैं मात्र 20 करोड़ में। तो ये जो बेचना हुआ ना, ये औने पौने दामों पर बेचना। ठीक है। अब औने पौने दामों पर बेचना क्या दर्शाता है? कि इसके पास पैसा नहीं है, तो इसने लिया फिर विदेशी कर्जा। ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के बाद इसके गणराज्यों ने फिर लिया, अर्थव्यवस्था के पिछड़ जाने की वजह से आर्थिक विकास के लिए उन्होंने विदेशी कर्जा लिया। अब जब कोई देश कर्जा लेती है, तो क्या उस देश की जीडीपी सही होती है? बिल्कुल भी नहीं, जीडीपी नीचे चली गई। जब सामूहिक कृषि अपनाएगी शॉक थेरेपी में, मतलब सॉरी, सामूहिक कृषि से निजी कृषि शॉक थेरेपी में अपनाएगी, तो इससे समाज में विभिन्नता आ गई। क्यों भाई? क्योंकि धनी लोग और धनी हो गए, निर्धन लोग और निर्धन होते चले गए। जो लोग पढ़े लिखे थे शॉक थेरेपी अपनाने वाली कंट्री में, वो ऐसे अत्याचार को सह नहीं पाए, वहां से चले गए, और जिन्होंने आवाज उठाई उन्हें मौत के घाट। फिर माफिया वर्ग का उदय हुआ, जो कि समाज में एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ कि ये लोग गरीबों का घर छीन लेते थे, उनका शोषण करते थे, और कुछ बात थी। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका, जो कि आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अगर समझ में आ गया है अच्छे तरीके से यूएसएसआर का पूरा टॉपिक, तो सारे बच्चे एक बार लाइव सेशन में लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, यस सर समझ में आ गया। ठीक है। चलिए, बात करते हैं इंग्लिश मीडियम में। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द सोवियत यूनियन वाज द सेकंड लार्जेस्ट सुपर पावर ऑफ अमेरिका आफ्टर अमेरिका, बट ड्यू टू मैनी रीजंस द सोवियत यूनियन वाज डिसइंटीग्रेटेड। तो कैसे हुआ? सबसे पहले तो डिसइंटीग्रेटेड कैसे हुआ, इसके रीजन क्या क्या है, पहले वो देख लीजिए। ठीक है। तो आपके सामने ये सारे के सारे रीजन लिखे हुए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है इसका कि आखिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, रिजल्ट क्या निकले सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने। ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन होने के बाद में सोवियत यूनियन के ये कुछ परिणाम इसके निकले। एंड सेकंड क्वेश्चन था शॉक थेरेपी के बारे में। तो भैया शॉक थेरेपी क्या है, इसके बारे में यहाँ से पढ़िए, और शॉक थेरेपी के फीचर्स क्या रहे, तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और शॉक थेरेपी के रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे था, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सब समझ में आ गया है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी अगर सही आ रही है, तो सारे बच्चे एक बार बोलेंगे यस सर। ओके, बताएंगे सभी बच्चे समझ में आ रहा है? आगे बात करते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये जो 29वां का पहला वाला है, ये चुनौतियों से घिरा हुआ कुछ ऐसे ऐसे, तो ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। इन्हीं 3 सहायक बिंदुओं की सहायता से वाक्य की व्याख्या कीजिए। तो इसमें देखो, वैसे तो हम ये पूरा कर चुके हैं, बस एक आधा जो पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ठीक है। जैसे कि मणिपुर रियासत विलय के बारे में। बेसिकली मणिपुर के महाराजा थे बोधचंद सिंह। इन्होंने भारत के साथ विलय की सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बदले में उसकी सदस्यता बरकरार रखने का इन्हें आश्वासन दिया था भारतीय सरकार। लेकिन 1948 में मणिपुर विधानसभा के परामर्श किए बगैर यहाँ के राजा पर दबाव डाला गया और फिर मणिपुर रियासत का विलय भारत में करवा लिया गया, जिससे कि वहां की जनता आज भी खुश नहीं है। फिर हैदराबाद रियासत के विलय की बात आती है, तो ये तो आपको पता ही है। क्या है भैया? यहाँ के जो राजा थे इनको निजाम कहा जाता था, दुनिया के दौलतमंद लोगों में इनका नाम आता था। 1947 के नवंबर में भारत के साथ में इन्होंने यथास्थिति बहाल करने का एक समझौता कर लिया 1 साल के लिए। इसी 1 साल के दौरान निजाम के खिलाफ में बहुत सारे आंदोलन हुए, क्योंकि इसका शासन अच्छा नहीं था। आंदोलन को दबाने के लिए इसने अर्धसैनिक बल भेजा, रजाकार, इसने जो कि सांप्रदायिक और अत्याचारी थे, और इन्होंने महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ में, वृद्धों, बच्चों के साथ में अत्याचार किए। तो भारतीय सेना इसको रोकने के लिए आई, रजाकारों को हराया, निजाम को मजबूरन भारत में अपना विलय करना पड़ा सैनिक कार्यवाही के लिए। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका था, जो कि यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। ओके, चलिए, बढ़िया बात है। अब ये तो छोटा ही था। हाँ, यहाँ पे ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत के विभिन्न भागों से
कई क्षेत्रीय मांगे उठी, किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो विभिन्न भागों में बहुत ही ज़्यादा मांगे उठी, वो हमें बतानी। 1 सेकंड, वैसे ये भी मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, द्रविड़ आंदोलन वाला, पढ़ाया था मैंने आपको। सिक्किम का विलय कैसे हुआ भारत में, ये भी आपको पढ़ाया था मैंने। हाँ, अगर आपको अभी समझना है तो आप बता दीजिए, तो मैं आपको समझा दूँगा, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? गोवा मुक्ति के बारे में ये भी आपको मैं पढ़ा ही चुका हूँ ऑलरेडी। ओके? अगर आपको समझना है तो सारे बच्चे एक बार लाइव सेशन में बताइए। ऑलरेडी वैसे मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है? ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। यस सर जी, एक बार समझा दीजिए। चलिए ज़्यादा टाइम तो लगेगा भी नहीं वैसे, समझ ही लेते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं द्रविड़ आंदोलन, ठीक है? द्रविड़ आंदोलन दक्षिण भारत में चलाया गया था, ठीक है? इस आंदोलन का नेतृत्व किया था तमिल समाज सुधारक ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, ठीक है? पेरियार इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके परिवार का ही कुछ ऐसा था इसीलिए, ठीक है? ये जो आंदोलन था, ये चलाया क्यों गया था दक्षिण भारत में? इसलिए चलाया गया था क्योंकि उत्तर भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व, साथ ही ब्राह्मणवादी और हिंदी भाषा जो थी, वो यहाँ दक्षिण भारत में उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है? मतलब उत्तर भारत में ज़्यादा बढ़ गया था, दक्षिण भारत की इन सभी चीज़ों का। तो इसीलिए इसका विरोध करने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया और अपने उत्तर भारत के क्षेत्रीय गौरव को बढ़ाने पे जोर दिया गया। इसे दूसरे दक्षिणी राज्यों में समर्थन नहीं मिला, इसीलिए केवल और केवल 1 सेकंड, उत्तर भारत के हाँ, ठीक है। रुको एक बार इसको दोबारा समझाता हूँ, ठीक है? आप शायद कन्फ्यूज़ हो जाएँगे इसीलिए। देखो, ये जो द्रविड़ आंदोलन था, ये दक्षिण भारत के इस आंदोलन का नेतृत्व किया था तमिल समाज सुधारक ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। इस आंदोलन ने उत्तरी भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभुत्व, ब्राह्मणवादी हिंदी भाषा का विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि दक्षिण भारत आप सभी को पता है वहाँ पे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया ये भाषाएँ बोली जाती हैं। ठीक है? तो इसीलिए इन्होंने हिंदी भाषा का विरोध किया, ब्राह्मणवाद का विरोध किया। इसे दूसरे दक्षिणी राज्यों में ज़्यादा समर्थन मिला नहीं, इसलिए केवल और केवल ये तमिलनाडु राज्य तक ही सिमट कर रह गया। इस आंदोलन के कारण एक नए दल का उदय हुआ, द्रविड़ कशकम का। कुछ वर्षों के बाद ये 2 भागों में टूटता है और ये जो ये आंदोलन जो था, ये सफल तो नहीं हुआ पूरी तरीके से, लेकिन आज भी देखा जाए तो इसके हमें कुछ चिन्ह देखने को मिलते हैं। आज भी वहाँ पे भाषा को लेकर कुछ ना कुछ विवाद चलता ही रहता है। ठीक है? दूसरा पॉइंट आता है सिक्किम के विलय का। अब सिक्किम का विलय भारत में कैसे हुआ? तो आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सिक्किम के रक्षा और विदेश मामले अपने पास रखे और यहाँ के जो राजा थे चोग्याल, उनसे कहा कि आप आंतरिक तौर पे स्टेट लेवल पे आप अपना शासन चला सकते। लेकिन यहाँ के जो राजा थे, वो जनता की लोकतांत्रिक भावनाओं को नहीं सँभाल सके, यानी कि जनता चाहती थी कि सिक्किम का विलय पूर्ण रूप से भारत में हो जाए। इसीलिए फिर अप्रैल 1975 में सिक्किम विधानसभा ने सिक्किम में भारत का विलय हो, इसके लिए प्रस्ताव पास किया और फिर जन्म संग्रह करवाया गया सिक्किम में। तो ज़्यादातर भारतीयों का यही मानना था, मतलब सिक्किम के लोगों का, कि इसका विलय भारत में हो जाए। फाइनली सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया। फिर आता है यहाँ पे गोवा मुक्ति के बारे में। देखिए, शुरुआत में जो गोवा था, गोवा हो गया, दमन द्वीप, ये सभी जो थे वो 16वीं शताब्दी से पुर्तगाल के अधीन रहे और जब 1947 में भारत की आजादी मिली तब भी ये पुर्तगाल के अधीन ही रहे। तो इनके लिए भारत की आजादी का कोई मतलब था ही। महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रहियों के सहयोग से गोवा में पुर्तगालियों से आजादी के लिए एक आंदोलन चलाया गया और फिर दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने अपनी सेना भेजी और इसे आजाद करवाया। फिर गोवा दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। गोवा को महाराष्ट्र में शामिल होने के लिए, अलग रहने के लिए जन्म संग्रह हुआ, तो ये अलग रहना चाहता था। इसीलिए ये जन्म संग्रह तो 1967 में हुआ, लेकिन निर्णय लिया गया 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बनाने का। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट था आपका, जो कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ पे देख लेना, द्रविड़
मूवमेंट के बारे में, एंड मर्जर ऑफ सिक्किम के बारे में, एंड गोवा लिबरेशन के बारे में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो ये आ जाता है हरित क्रांति के ऊपर, हरित क्रांति की विशेषता और उसके परिणाम के ऊपर, जिसे हम पहले समझ चुके हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लाइव सेशन लिया था आपका, उसमें समझा दिया था। इसके बाद करेंगे हम पूर्वोत्तर भारत की राजनीति में स्वतंत्रता की मांग, यानी कि अधिक से अधिक स्वतंत्रता की मांग, पहला पॉइंट। दूसरा अलगाववादी आंदोलन, और तीसरा बाहरी लोगों के विरोधी विरोधी जो मुद्दे थे ये प्रभावित है, यानी कि पूर्व और उत्तरीय भारत जो सेवन सिस्टर्स हैं एक तरीके से, यहाँ की राजनीति में स्वतंत्रता की मांग, अलगाववादी आंदोलन और बाहरी लोगों के जो मुद्दे हैं वो ज्यादा रहे। आपको समझाना है कैसे, तो आइए समझते हैं। देखिए, पूर्वोत्तर भारत, इस क्षेत्र में 7 राज्य हैं और भारत की 4% आबादी यहाँ पे रहती है। यहाँ की सीमाएं चाइना से, म्यांमार से, बांग्लादेश से और भूटान से लगती हैं। आप सभी को पता है उधर, ठीक है ना, नेपाल भूटान एक साथ में, बांग्लादेश नीचे की तरफ है, चाइना ऊपर है, म्यांमार उधर आ जाता है। यह क्षेत्र भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रवेश द्वार है। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जितने भी बेसिकली स्टेट्स हैं भारत के, ठीक है, ये इधर के इस एरिया में पूर्वी एशिया में प्रवेश के द्वार हैं एक तरीके के। ठीक है, यहाँ की संचार व्यवस्था और लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यहाँ की समस्याएं राजनीति को संवेदनशील बनाती हैं। अब समझिए आखिर ये कैसे कैसे क्या क्या आंदोलन हुए। तो सबसे पहले बात आती है स्वायत्तता के आंदोलन। तो स्वतंत्रता के आंदोलन में सबसे पहला पॉइंट ये है कि आजादी के समय मणिपुर एवं त्रिपुरा को छोड़कर पूरा क्षेत्र असम कहलाता है, जिसमें अनेक भाषाई जनजातीय समुदाय रहते थे। इसीलिए इन समुदायों ने अपनी विशिष्टता की सुरक्षा को रखने के लिए अलग राज्यों की मांग की। ठीक है, दूसरा ये तो हो गया स्वतंत्रता के लिए। फिर यहाँ पे अलगाववादी आंदोलन आ जाता है, जो कि है सबसे पहला मिजोरम में। सन 1959 में असम के मिजो पर्वतीय क्षेत्र में आए अकाल का असम सरकार के द्वारा उचित प्रबंध नहीं किया गया। ठीक है, मिजो पर्वतीय क्षेत्र का जो असम था यहाँ पे मतलब मिजो जो क्षेत्र था असम का, वहां पे अकाल आया, असम की सरकार ने कुछ प्रबंध नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे अलगाववादी आंदोलन उभरे। सन 1966 में MNF मिजो नेशनल फ्रंट ये बनाया गया लाल डेंगा के नेतृत्व में, और फिर यहाँ पे अपने लिए आजादी की मांग करते हुए एक अभियान चलाया गया, और फाइनली 1986 में राजीव गांधी तथा जो यहाँ के ये जो थे क्या बोलते हैं लाल डेंगा जी, इनके बीच में शांति समझौता हुआ। फिर फाइनली 86 में ही मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, अलगाववादी आंदोलन सफल हो गया पहला। दूसरा है नागालैंड का नागा नेशनल काउंसिल। इसमें क्या था, ये NNC नागा मतलब ये नागालैंड की बात है। ठीक है, नागा नेशनल काउंसिल ने अंगमी जापू फिजो के नेतृत्व में सन 1951 से भारत से अलग होने और एक वृहत नागालैंड की मांग के लिए एक सशस्त्र विद्रोह चलाया, यानी कि एक संघर्ष किया। कुछ समय के पश्चात NNC में दो गुट हो गए। एक बन गया इशाक मुइवा यानी कि M, और दूसरा बन गया खापलांग यानी कि K। तो भारत सरकार ने 2015 में NNC M गुट से शांति स्थापना स्थापना के लिए समझौता किया, लेकिन शांति तो हुई, पूर्ण रूप से आज पूरी तरीके से तो नहीं हो पाई अभी। ठीक है, फिर बारी आती है बाहरी लोगों के विरोध में आंदोलन की। ठीक है, जो कि कहाँ पे चला गया था, असम। पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जब 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, बांग्लादेश नया देश बना, तो बांग्लादेशी तकरीबन 80 लाख भारत के दूसरे प्रांतों से यहाँ आने लगे और बांग्लादेश से। तो इससे क्या हुआ, पूर्वोत्तर भारत में यहाँ पे रोजगार ये खतरा बढ़ गया, संस्कृति ये खतरे में आ गई। तो 1979 में असम के छात्र संगठन आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, इसने क्या किया, बाहरी लोगों के विरोध में एक आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम आसू और राजीव गांधी के बीच 1985 में एक शांति समझौता हुआ, और 2016 में असम विधानसभा चुनावों में भी बांग्लादेशी घुसपैठ का प्रमुख मुद्दा रहा था। ये बातें थी कुछ। ठीक है, समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ना है, या तो ये कंप्लीट ही हो जाता है पूरा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये आपका जो था सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर, ठीक है, सैंपल क्वेश्चन 4, इसके हमने 6 नंबर के क्वेश्चन कर लिए हैं ऑलरेडी। ओके, तो इसको हटाते हैं एक बार।
ठीक है, ये हमारा अभी वाला हो गया, ये तीसरा है। ठीक है। ओके, ये हमारा जो है ना, ये तीसरा वाला हमारा सैंपल पेपर है, ठीक है। इसमें से भी आपको मैंने 6 नंबर के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाए थे अभी पिछले लाइव सेशन में ही, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखो, जैसे कि हमने यूरोपीय संघ के गठन की प्रक्रिया, इसकी बेसिकली क्या-क्या विशेषताएँ थी, इसको हमने बहुत बढ़िया तरह से समझा था। अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। फिर हमने देखा था यहाँ पे आपातकाल के क्या-क्या परिणाम हुए थे, ठीक है। विपक्ष में क्या-क्या तर्क दिए गए थे इसके ऊपर बहस के बारे में, ये भी हमने अच्छे से समझ लिया था, ओके। पर्यावरण आंदोलन, कुछ पर्यावरण आंदोलन, ब्राज़ील का आंदोलन, ये सारी बातें हमने बहुत अच्छी तरीके से समझी थी। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आप सभी ने मेरे साथ मिलके इस वीडियो में क्लास 12th का आपका जो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसके कल के बोर्ड के एग्जाम के लिए जो 7वां सैंपल पेपर है, इसको भी यहाँ पे पूरा अच्छे से समझ लिया है। एंड बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अब इस वीडियो में अभी तक टोटल आपके 7 सैंपल पेपर हमने अच्छे से सॉल्व करके समझ लिए हैं। और जिस जिस बच्चे ने ये सारे सैंपल पेपर देख लिए होंगे ना, आई विल श्योर यू कि आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो तैयारी है, वो ना सिर्फ इंक्रीज हुई होगी, ठीक है, बल्कि ऐसी तैयारी हो गई होगी कि आप 80 आउट ऑफ मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, 60-70 प्लस मार्क्स लेके आओगे आप, 80 आउट ऑफ 70 प्लस मार्क्स, अगर आपने ये सारे सैंपल की वीडियोस देखी होंगी अच्छे से, ठीक है। तो चलो बच्चों, सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें बच्चों, ठीक है। अपने सभी क्लासमेट्स में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ज्वाइन होकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। और चैनल पे आप पहली बार आ गए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी वीडियोज़ को पाने के लिए, ठीक है। अगेन आप सभी बच्चों को एक बार फिर से मेरी तरफ से आपके पॉलिटिकल साइंस के बोर्ड के एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।